सड़कों पर लाठी खाते रेवड़ लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले और सारंगी बजा करके अपना जीवन यापन करने वाले ये लोग आखिर में कौन हैं? कौन हैं ये लोग जो आज भी मुख्य धारा से वंचित हैं? जहां पर एक और हम दुनिया के अंदर एआई और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों की बात करते हैं, वहीं पर ये लोग आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आइए जानते हैं कि भारत के इन समुदायों के बारे में ऐसी क्या वजह थी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है जिनकी वजह से आज इनकी ये स्थितियां हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन देवासी और आप देख रहे हैं एपिसोड आपकी आवाज़। इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे भारत की डीएनटी जनजातियों के बारे में, जिन्होंने हाल ही में पाली के बालराई में रोड जाम किया और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। इतिहास के अंदर डीएनटी के लिए होने वाला शायद ये पहला आंदोलन है जिसमें इतनी भारी संख्या के अंदर लोग इकट्ठा हुए थे। तो आइए जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और क्यों इकट्ठा हुए थे और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। दरअसल साल था 1857 का, जब भारत में पहली बार क्रांति का बिगुल बजा था। इस क्रांति के अंदर ज्यादातर भाग लेने वाले लोग इन्हीं जनजातीय कबीलों से थे। ये लोग जंगलों में रहने वाले वो लोग थे जो किसी की भी पराधीनता स्वीकार नहीं करने वाले लोग थे और इन्होंने पहली बार आज़ादी के लिए बिगुल बजाया। अंग्रेजों ने इन जनजातीय समुदायों पर काबू पाने की सोची और उस वक्त तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने लाया क्रिमिनल ट्राइब ट्रिब्यूनल एक्ट 1871। इस एक्ट के तहत उन्होंने कुछ ऐसी जनजातियों को जन्मजात व आदतन अपराधी घोषित कर दिया गया और इन जन्मजात और आदतन अपराधियों को जंगल में जाने के लिए उन पर कुछ खास और सख्त कानून लगाए गए और साथ में उस समय के जो रियासतकालीन राजा थे उन्होंने भी इन कानूनों का समर्थन किया। इसके बाद में 1871 के बाद में समय आता है बाद का और वहां पर बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और 1911 आते आते तक पूरे भारत के अंदर ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू हो चुका था। अब पूरे भारत के अंदर जंगल में रहने वाले जो मूल निवासी थे वो पूरे भारत में आदतन और जन्मजात अपराधी घोषित किए जा चुके थे। बहरहाल अंग्रेजी हुकूमत का समय ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। 1947 में हमने आज़ादी पाई, लेकिन आज़ादी तो आ गई थी, पर इन लोगों का क्या? ये लोग आज भी खाना बदोश हैं, उस समय भी खाना बदोश थे। आज़ादी के समय करीब 30 मिलियन के आसपास इनकी जनसंख्या थी और इतनी जनसंख्या होने के बाद में तत्कालीन नेताओं को लगा कि इन्हें भी हमें मुख्य धारा के अंदर लाना चाहिए और उसी समय 1949 का समय आता है और उस समय इनको जन्मजात अपराधी की जगह पूर्व जन्मजात व आदतन अपराधी घोषित किया जाता है। हालांकि फिर से समय बदलता है, समय आता है 1952 का और 1952 में तत्कालीन सरकार ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को वापस लिया जाता है और उसकी जगह एक नया कानून आता है जिसमें हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट करके एक एक्ट लाया जाता है और इन लोगों को जो जन्मजात और पूर्व आदतन अपराधी थे उनको आदतन अपराधियों की श्रेणी से मुक्त किया जाता है और इन्हें नया नाम दिया जाता है डीएनटी। आज़ादी के समय करीब 30 मिलियन की जनसंख्या होने के बावजूद भी इन्हें न तो एससी में रिजर्वेशन मिला और ना ही एसटी में। कई लोगों ने एससी एसटी में इनको शामिल करने पर विरोध किया गया और बाद में ये ज्यों के त्यों रहे। बाद में तत्कालीन सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया और इस आयोग में ये विशेष जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए ये आयोग था और काका कालेलकर ने भी ये सिफारिश की कि जो डीएनटी जनजाति है उनको ओबीसी के अंदर रखा जाए, लेकिन ओबीसी के अंदर इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं क्योंकि ये घुमंतु हैं, इसलिए इनका पुनर्वास किया जाए और साथ ही में इन्हें आवासीय पट्टे भी दिए जाएं। ऐसी सिफारिशें थी काका कालेलकर आयोग की। खैर, काका कालेलकर आयोग तो लागू नहीं हो पाया। फिर से समय बदला और इस बार 1980 का समय था और सरकार बनी थी केंद्र के अंदर बीपी सिंह की, जनता मोर्चे की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह और बीपी सिंह ने एक बार फिर से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात की। इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर भी डीएनटी को ओबीसी के अंदर ही रखा जाना था, लेकिन ओबीसी के अंदर डीएनटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने थे जो बाद में नहीं हुए। हालांकि डीएनटी के लिए रिजर्वेशन तो लागू हुआ, लेकिन डीएनटी फिर भी ऐसे के ऐसे रहे।
उन्हें किसी ने भी इस मुद्दे पर ध्यान देने की नहीं समझी और ना ही उस वक्त के नेताओं ने किसी ने भी इस पर आवाज उठाई कि इन जो मुख्य धारा से वंचित लोग हैं इनको मुख्य धारा के अंदर जोड़ा जाना चाहिए। बहरहाल बात करते हैं हम, समय बदला, वर्तमान का समय आया और सरकार थी एक बार फिर से यूपीए की। समय था 2006 का, जब सरकार ने स्वतः इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक आयोग बनाया और इस आयोग के अध्यक्ष थे बालकृष्ण सिद्धराम रेणेके, जिसको हम आम भाषा में रेणेके आयोग के नाम से जानते हैं। रेणेके आयोग ने अपनी 2008 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि 2011 की जनगणना होने के बाद में सरकार डीएनटी के लिए कुछ विशेष कार्य करेगी और जिनमें उन्हें नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। एक बात और क्लियर की थी सिद्धराम रेणेके ने कि भले ही जो ओबीसी का यहाँ पर पूरे राज्य में आरक्षण का जो तय कोटा है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो भले ही कोटा टूट जाए लेकिन फिर भी इन डीएनटी जनजाति को 10% आरक्षण दिया जाएगा और इसके साथ में इनको पट्टे दिए जाएंगे, इनको शिक्षा के लिए खास विशेष अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसे करके रेणेके आयोग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। हालांकि फिर से वही रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई, किसी ने भी इस पर कुछ विशेष ध्यान दिया नहीं और ना ही तत्कालीन राजनीतिक इच्छा शक्ति ने इस पर कुछ खास विशेष मांग की और डीएनटी के जितने भी नेता थे उन्होंने भी उस वक्त इस मामले को कुछ खास गंभीर रूप से उठाया नहीं। फिर समय आता है 2014 का और इस बार 2014 का वर्ष जो था वो भारतीय राजनीति में एक भूचाल की तरफ आया था। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक नया विकल्प दिख रहा था और लोग भारत के पूरे समुदाय और पूरा विश्व ये बात कर रहा था कि भारत को अब एक नया नेतृत्व मिलने वाला है और इस नेतृत्व में डीएनटी वर्ग के लोग भी काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्हें भी लग रहा था कि अब रेणेके आयोग की रिपोर्ट लागू होगी और हमारा एक बार फिर से जो मुख्य धारा में आने का सपना है वो साकार होगा। लेकिन सरकारें बनी, इसके बाद में भी इस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आयोग गठित किया, नाम दिया इतादे आयोग। इस आयोग के चेयरमैन थे भिखू जी राम जी इतादे। इतादे ने अपनी 2018 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में क्लियरली ये कहा गया कि डीएनटी वर्ग जो है वो अभी तक मुख्य धारा में जुड़ा हुआ नहीं है। इसके लिए इन्हें 10% आरक्षण, इनके बच्चों की शिक्षा और साथ ही में इन्हें आवासीय पट्टे भी उपलब्ध किए जाने चाहिए। हालांकि डीएनटी के लिए बने रेणेके आयोग और ये जो इतादे आयोग थे इनके लिए हम एक सेपरेट बातचीत करेंगे कुछ विशेषज्ञों के साथ में, जिसमें हम पूरी बात करेंगे कि इतादे आयोग और रेणेके आयोग की सिफारिशें क्या थी। बहरहाल उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि ये मुख्य धारा से वंचित लोग हैं और इनके लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। लेकिन इसके बाद में भी सरकार की तरफ से कोई खास विशेष कदम नहीं उठाया गया। बहरहाल ये लोग अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पशुपालन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी रायका के नेतृत्व में अभी आंदोलन कर रहे हैं। इनके आंदोलन की मुख्य मांग ये है कि इनको जो रेणेके आयोग और जो इतादे आयोग बना था उसके अंदर जो सिफारिशें हुई थी डीएनटी को लेकर के, वो सिफारिशें लागू की जाए और उन सिफारिशों के तहत इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। अभी वर्तमान में पाली के बालराई में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के अंदर करीब 7 से 10 हजार लोग शामिल हुए थे और इन लोगों की मुख्य मांग यही थी कि उन्हें शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, उन्हें पट्टे दिए जाए और भी काफ़ी चीज़ें करी जाए। जब हमने धरातल पर इस चीज़ को जानना चाहा कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार पहले ही आदेश दे चुकी है कि घुमंतु, विमुक्त और अर्ध घुमंतु जनजातियों को पट्टे दिए जाएंगे, तो फिर ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब मिलता है राजस्थान की जो जातियों की सूची है वो और इसके अलावा इतादे आयोग की रिपोर्ट, जिसमें एक ही जाति के कई सारे सिनोनिम्स भी बताए गए हैं। सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, उन्हें अलग अलग एक ही जाति को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बताएं तो रायका, रेबारी, देवासी, राय का, ये चारों एक ही नाम है लेकिन अलग अलग जगह पे इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इनमें से कुछ नामों को तो अर्ध घुमंतु जाति के अंदर शामिल किया है और कुछ को नहीं किया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विवाद का विषय है। इसके अलावा जैसे आप देखते होंगे बागरी और बावरी दोनों एक ही हैं लेकिन फिर भी इनको अलग अलग रखा गया है। जोगी और कालबेलिया, ऐसे करके लगभग
हर जाति समुदाय के साथ में ऐसा हुआ है कि उनको आम बोलचाल में अलग अलग नामों से अलग अलग स्थान पर संबोधित किया जाता है, लेकिन सरकार की नज़र में वो अलग अलग जातियां बन गए हैं जो कि एक ही समुदाय है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विवाद का विषय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी रायका ने बताया कि हमने इससे पहले पाली में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में, बीकानेर में भी आंदोलन करके सरकार को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी और इसी वजह से हमने ये महापड़ाव का आयोजन किया। बाकी इसके बाद में महापड़ाव को लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं। 26 तारीख तक सरकार ने समय मांगा है बातचीत करने के लिए, आगे देखते हैं क्या होता है। पर ये थी जानकारी भारत के डीएनटी समुदाय की। अब तय आपको करना है, आप भले ही डीएनटी से ताल्लुक रखते हो या न रखते हो, आप भले ही भारत की किसी भी सभ्य जाति से ताल्लुक रखते हो, लेकिन एक इंसानियत के नाते आपको ये चीज़ जरूर महसूस होनी चाहिए कि ऐसे भी हमारे कुछ भाई बहन हैं जिनके पूर्वजों का आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन आज वो इस आज़ाद भारत के अंदर घुमंतू जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसे लोग मुख्य धारा के अंदर आए और वो भी इसी तरीके उनके बच्चे भी आपकी तरह विदेशों में पढ़े, आपकी तरह नौकरी हासिल करें, आपकी तरह रिसर्च में जाए, हर तरीके हर क्षेत्र के अंदर उनके भी बच्चे जाए? अगर आप ये चाहते हैं तो इस आंदोलन का सहयोग जरूर करें। और इसी के साथ में और कुछ लेटेस्ट एपिसोड करेंगे हम जो मुख्य नेताओं के साथ ही में हम इसके ऊपर इत्यादि आयोग और रेनेके आयोग की रिपोर्ट है उनको भी एन डेप्थ एनालिसिस के साथ में आपके साथ में चर्चा करेंगे। पर तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।